अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएचए मुल्तान थर्ड बैलेट कब करने जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स को पोजीशन देने जा रहा है। और अगर हम रेट्स के हवाले से देखते हैं तो इस वीक में कोई रेट्स ज़्यादा बेहतर नहीं हुए, बल्कि उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा वो ट्रेडिंग हुई है, उस चीज़ के बारे से थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। अगर हम देखते हैं, 5 मरला एक ऐसी चीज़ है डीएचए मुल्तान की, क्योंकि ये बड़ा अफोर्डेबल है, कोई भी इसको इजीली अप्रोच कर सकता है। तो 5 मरला की ट्रांजैक्शन तो होती आई हैं हमेशा से, चाहे मार्केट पीक पे रही है, चाहे मार्केट में स्लम्प आया हुआ है। तो 5 मरला तो वो चलता रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन तो होती रही है। 10 मरला में कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन इतनी नहीं हुई। 8 मरला की भी अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड सी ही ट्रांजैक्शन हुई हैं। अगर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हुई हैं तो वो 5 मरला की हुई हैं या एक कनाल की हुई हैं। 8 मरला की सबसे कम हुई हैं, या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा हुई हैं 10 मरला की। तो रेट्स मेरे ख्याल से जब से ये पोजीशन अनाउंस हुई है सेक्टर ए की या सेक्टर आई की, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद रेट में कुछ बेहतरी आएगी। सेक्टर ए की जब पोजीशन अनाउंस हुई तो रेट बेहतर होने की बजाय थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। रेट उसमें अगर हम देखते हैं तो 7.5 मिलियन पे आ गए हैं सेक्टर ए के, या उससे भी शायद हमें कम कीमत पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर हम सेक्टर आई की बात करते हैं तो सेक्टर आई का जो प्लॉट आपको मिल रहा है मार्केट में इस वक्त, वो आपको 9.3 9.4 मिलियन से ऑनवर्ड आपको बआसानी मिल रहा है। मतलब 9.5 मिलियन टच कर चुका है और उससे नीचे भी शायद आपको कोई एक आध प्लॉट देखने को मिल जाए। अगर हम W12 की बात करते हैं तो W12 में उतार चढ़ाव वो ऐसे ऐसे होता है कि एक दफ़ा W12 में, स्पेशली W2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे प्लॉट्स आपको तकरीबन 6 मिलियन से नीचे भी देखने को मिले थे। लेकिन दोबारा से कुछ बेहतरी आई और W2 के जो प्लॉट्स थे वो 6.2 मिलियन 6.3 मिलियन पे चले गए थे, और W1 थोड़ा सा इससे बेहतर रहा था। लेकिन अगर हम इस हफ्ते के एंड पे देखते हैं तो W2 फिर से नीचे आया है, 6.2 से भी नीचे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और W1 जाहिर सी बात है फिर W2 के साथ वो भी नीचे खींचा चला आता है साथ साथ। और अगर हम एक्स सेक्टर की बात करते हैं, उसको इसी रवां साल में पोजीशन देने जा रहा है डीएचए मुल्तान। लेकिन अगर हम उसके रेट्स की बात करते हैं तो उसके रेट भी W12 की तरह नीचे आकर ऊपर गए, लेकिन फिर से जो W2 की तरह, W1 की तरह सेक्टर एक्स के प्लॉट भी हमें 6.5 मिलियन या उससे नीचे देखने को मिल रहे हैं दोबारा से। सेक्टर वाई की ट्रांजैक्शन ना होने के बराबर है। अगर हम पोजीशन सेक्टर्स की बात करें तो पोजीशन सेक्टर में ट्रेडिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन वो ट्रेडिंग जस्ट कैटेगरी प्लॉट्स की चल रही है। कैटेगरी में आपको पता है कॉर्नर आ जाता है, पार्क फेसिंग आ जाता है, या अगर हम ये कह लें कि किसी रोड फेसिंग पे आ जाता है प्लॉट, तो उनकी ट्रेडिंग हो रही है। खा वो सिविल हो, खा वो आर्मी का प्लॉट हो, मतलब लो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कोई चीज़ हो, तो फिर उसके मुताबिक उसकी कीमत का वो है उतार चढ़ाव है। लेकिन अब सेक्टर B1 की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्टर B1 नीचे आया था दोबारा से। सेक्टर B1 में अगर हम देखते हैं तो कुछ रेट हल्के फुल्के से उसमें बेहतर हुए थे। पार्शली पोजीशन था, लेकिन अब ऑफिशियली इसी साल में उसको पोजीशन भी मिल जाएगी, लेकिन कोई खातिर खा उसमें भी इजाफा देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं थर्ड बैलेट के हवाले से बात करूं तो थर्ड बैलेट की जिस तरह मैं आपके साथ पहले शेयर करता है कि पोजीशन सेक्टर्स को यकीनन थर्ड बैलेट में ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं थर्ड बैलेट से पहले कौन कौन से सेक्टर्स को पोजीशन मिल रही है, सेक्टर B1 को आई थिंक मिल जाएगी। इसी तरीके से 8 मरला तो खैर है ही नहीं बेल्टिंग में पहले से ही, 5 मरला सेक्टर B को भी मिल जाएगी। तो इसमें जो 10 मरला की एक नया पोर्शन या 5 मरला का नया पोर्शन सेक्टर E1 कनाल के साथ, इसमें 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरी दिए जाने के कभी इम्कानात हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट मेरे ख्याल से सेक्टर ई में दिए जाएंगे, 10 मरला के या 5 मरला के। और अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो सेक्टर ए पहले ही इस रेस से बाहर हो चुका है, क्योंकि उसको पोजीशन मिल गई है। सेक्टर एक्स की पोजीशन भी करीब है, इसी साल में है। सेक्टर जी की पोजीशन भी है, तो मेरे ख्याल से ये दो सेक्टर्स भी इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन एक सेक्टर जो शायद रेट अपना गेन करे मे भी, वो है सेक्टर यू।
उसको पाकिस्तान स्क्वायर का भी एडवांटेज है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सेक्टर आई जितना एडवांटेज तो उसको नहीं मिल सकता। सेक्टर आई जो हमारा सेंट्रल स्क्वायर के पास है, 2 बुलेवार्ड के दरमियान में वो सेक्टर पाया जाता है, लेकिन उसके रेट भी अभी कोई कदरे बेहतर नहीं हुए, वहीं के वहीं हैं, या उसमें हमें हल्का फुल्का नज़ली देखने को मिली है। तो एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो। ट्रांजैक्शन तो हो रही है, इसमें ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन होना बंद हो गई हैं। एक आप लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि जी ट्रांजैक्शन होना बंद हो गई हैं, बिल्कुल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अच्छे वक्तों में सस्ते प्लॉट लिए हुए थे, आज वही लोग ट्रेड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों की बाइंग महंगी थी तो कोई भी अपना इतना लॉस बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं करेगा, वो वेट करेगा। कोई इतनी मेरे ख्याल से ज़्यादा वो हरी में नहीं है कि अपनी चीज़ वो आएँ और मार्केट में फेंक के चले जाएँ, ऐसा खैर कोई भी नहीं करेगा। एक चीज़ और कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, अपने जो पैसे हमारे पड़े हुए हैं पाकिस्तान की करेंसी को हम बैंक में ही दबा के रखें या हम इन्वेस्ट कर लें तो वो बेहतर है। अगर आप पाकिस्तान की करेंसी को मतलब अपने बैंक में रखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम देखते हैं डॉलर के साथ साथ या इन्फ्लेशन के साथ साथ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एंगल से हम अपनी अगर करेंसी को कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है डे बाय डे। अगर हम देखते हैं कि जो दोस्त यहाँ पे इस वक्त अपने अकाउंट में अपना वो बैलेंस बरकरार रखने की बजाय वो वहाँ से अपनी अमाउंट को रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए मुनासिब रहेगा। क्योंकि पैसा अगर आप कल को यूटिलाइज करना चाहेंगे तो हो सकता है उस वक्त तक जब स्टेबिलिटी आ चुकी हो, आप कहेंगे कि हाँ अब रुपए की कदर बेहतर हो गई है, तो यकीनन चीज़ों की कदर भी उस वक्त ऊपर जा चुकी होगी। लेकिन अगर आज आप वही रुपया कम कीमत पे कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें इन्फ्लेशन रेट का कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। मेरे ख्याल से कि इन्फ्लेशन का रियल स्टेट के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है प्लॉट्स के साथ। तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अपने बैंकों से निकालें अमाउंट को और कुछ प्लॉट लेके रख लें, ज़्यादा ना लें, एक आध प्लॉट लेके रखें, ताकि जो हल्की सी आपकी अमाउंट है वो तो एटलीस्ट आपकी बरकरार रहे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो आपका प्लॉट होगा डेफिनेटली वो वर्थ अपनी गेन करेगा। तो इन चीज़ों को समझें, डिस्कस करें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे ये है कि आपकी अमाउंट जो डे बाय डे डिवैल्यू हो रही है, अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ मैं ये नहीं कह रहा कि रेट अचानक से आपके रियल एस्टेट के ऊपर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि जैसे ही आपको मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर नज़र आएंगे, जब आपको रुपए की कदर में बेहतरी हल्का सी भी नज़र आना स्टार्ट होगी, तो यकीनन जो रियल एस्टेट है, जो आपका पैसा वहाँ पे आपके अगर 5 मिलियन पड़ा है, 7 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें जंप एक लगेगा। तो इन चीज़ों को आप समझें, आप खुद मार्केट को देखें, तज्ज़िया करें, ऑब्ज़र्व करें कीनली और डीपली के ओवरऑल चल क्या आ रहा है हमारे मुल्क में। अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो ज़्यादा सेफ़ है, या अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सेफ़ है। किस सूरत में आपके पैसे की कदर जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो, इस चीज़ को आप ज़रा समझें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।